हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो सबका तो बहुत बहुत आभार। सबसे पहले इस चैनल से जुड़ने के लिए जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका विशेष आभार। हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा के बारे में, और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत ही आज हम लोग पढ़ेंगे कासिम शाह के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। कासिम शाह। कासिम शाह का समय 1731 ईस्वी माना जाता है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश के दरियाबाद के निवासी थे। हंस जवाहिर इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें राजा हंस तथा रानी जवाहिर की प्रेम गाथा का वर्णन है। हंस जवाहिर में शाहे वक्त के रूप लिखी गई पंक्ति है, मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो। तो पंक्ति ऐसे दे दी जाएगी कि मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो। यह पंक्ति किस रचनाकार की है तथा उसकी किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्ति है कासिम शाह की और इनकी रचना हंस जवाहिर से ली गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगले कवि हैं कुतुबन। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि थे। इनके गुरु शेख बुरहान थे। कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान थे। मृगावती इनकी प्रमुख रचना है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1501 ईस्वी तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे 1503 ईस्वी की रचना माना गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाएगा तो 1501 होगा, और अन्य विद्वानों के अनुसार जैसे कि गणपति चंद्र गुप्त या नगेंद्र के अनुसार पूछा जाएगा तो इसका समय होगा 1503 ईस्वी। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती की प्रेम कथा या प्रेम गाथा का वर्णन चौपाई दोहा क्रम में हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, मृगावती में किसका वर्णन किया गया है? चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती। तो मृगावती कहाँ की राजकुमारी थी? कंचनपुर की थी। मृगावती के पिता का क्या नाम था? राजा रूप मुरारी था। राजकुमार कहाँ के राजकुमार थे? तो चंद्रनगर के थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रेम आख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं। किसको? मृगावती को। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जितने भी कवियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है दी गई है। पहले ही मैंने एक पुस्तक थी मेरे पास, उसमें 150 से ज़्यादा कवियों के बारे में दिया गया था, उनका जीवन परिचय, महत्वपूर्ण रचनाएं। तो वो सभी वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। जिसको देखना हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कवियों के जीवन परिचय में आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे। दामो या दामोदर। दामो या दामोदर कवि लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा या लखम सेन पद्मावती कथा। इसको फिर से देखिएगा, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। इसी का ही नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा या फिर लखम सेन पद्मावती कथा। इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? दामोदर कवि की। इस कृति में इन्होंने राजा लक्ष्मण सेन व राजकुमारी पद्मावती की कथा राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत किया है। इस कृति को वीर काव्य की संज्ञा दी गई है। महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसे वीर काव्य की संज्ञा दी गई है? तो वो है लखम सेन
लखमेन सेन पद्मावती या लखम सेन पद्मावती का था। अगले कवि हैं आपके शेख नबी। अब शेख नबी के बारे में देखेंगे। मऊ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। शेख नबी कहाँ के निवासी थे? मऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मऊ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे है ज्ञानदीप, इनकी प्रमुख रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की है। तो लोग क्या करते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना, इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। नए नए से शेख नबी हो गए और ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञानदीप हो गया। ज्ञानदीप में नायक राजा ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो इसको अलग से पूछा भी जाता है रचनाओं में। रचनाएं तो पूछी ही जाती हैं, लेकिन रचनाओं के साथ साथ पूछा जाता है कि इस रचना में नायक और नायिका कौन है। आगे देखेंगे, शेख नबी जहांगीर के समकालीन थे। शेख नबी किसके समकालीन थे? जहांगीर के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। तो शुक्ल जी ने क्या माना है? मृगावती से इन्होंने शुरुआत माना है, और ज्ञानदीप से क्या माना है? प्रेम गाथा की परंपरा का अंत माना है। तो दोनों ही रचनाओं को ध्यान में रखेंगे। शुक्ल जी ने किस रचना से प्रारंभ माना है प्रेम गाथा का और किससे अंत माना है? तो मृगावती से प्रारंभ माना है और ज्ञानदीप से अंत माना है। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती व अनुराग बांसुरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नूर मोहम्मद जौनपुर व आजमगढ़ की सीमा पर बसे गांव सबरहद के निवासी थे। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम गाथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती को सूफी पद्धति की अंतिम रचना माना है। किसको माना है? इंद्रावती को। अनुराग बांसुरी में इन्होंने फारसी अक्षरों का प्रयोग किया है। अन्य सूफी रचनाओं की तुलना में इनकी भाषा अधिक संस्कृत गर्भित है। इस कृति का विषय तत्वज्ञान है। अनुराग बांसुरी को एलेगरी अर्थात रूपक काव्य माना जाता है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में बरबय रखे गए हैं। नूर मोहम्मद को अनुराग बांसुरी कृति के कारण उपालंभ भी सहना पड़ा कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करने गए। अगले कवि हैं आपके मंझन। चलिए देखते हैं मंझन के बारे में। मधुमालती इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा तथा ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। ये रचना पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी सूफी रचना है जिसमें नायक और नायिका के साथ साथ ही एक अन्य प्रेम कथा भी चलती रहती है। तो वो रचना है मधुमालती। मधुमालती का नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है, और इनके समानांतर जो प्रेम कहानी चलती है, जो प्रेम कथा चलती रहती है, वो है प्रेमा तथा ताराचंद की। दक्षिणी कवि नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नामक एक प्रेम कथा लिखी है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न कैसे बनेगा देख लीजिए यह भी कि गुलशने इश्क किसकी रचना है? नुसरती की है। नुसरती कैसे कवि थे? तो दक्षिणी कवि थे। और जो दूसरा प्रश्न बनेगा इस प्रकार बनेगा कि दक्षिणी कवि नुसरती ने जो रचना की थी गुलशने इश्क, इसका आधार क्या था? तो मधुमालती था। मधुमालती के आधार पर ही इन्होंने यह रचना लिखी थी। फिर है बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र किया है। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। मंझन ने मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में की।
उस समय दिल्ली के सिंहासन पर शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी बैठे थे। मंझन को शेख मोहम्मद गौस का शिष्य माना जाता है। तो मंझन के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहम्मद था। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले कवि है ईश्वर दास। सत्यवती कथा इनकी प्रमुख रचना है। सत्यवती कथा में राजकुमार ऋतुपर्ण एवं राजकुमारी सत्यवती की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर से हो गए ईश्वर दास, सत्य है से सत्यवती कथा। सत्यवती कथा का नायक और नायिका कौन है? तो राजकुमार ऋतुपर्ण नायक है और राजकुमारी सत्यवती नायिका है। इस कृति में नायक नायिका के शाप से कोढ़ी हो जाता है तथा नायिका से विवाहोपरांत ही उसे मुक्ति मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस रचना को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें सूफी मत का आरोपण नहीं हो पाया है। ईश्वर दास एक सगुणोपासक भक्त थे। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा ऐसी कौन सी रचना है जिसको शुक्ल जी ने भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा है? तो वो रचना है सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा रचना है किसकी? तो ईश्वर दास की है। अगले कवि हैं गणपति। माधवानल कामकंदला इनकी प्रमुख कृति है। इस कृति में माधव एवं नृत्यांगना कामकंदला के प्रेम का वर्णन है। राजस्थानी भाषा में रचित इस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, गणपति चंद्र कृत माधवानल कामकंदला में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। बात की जाए कि गणपति चंद्र कृत माधवानल कामकंदला के नायक और नायिका कौन है? तो नायक है माधव और नायिका है नृत्यांगना कामकंदला। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि माधवानल कामकंदला कई लोगों की है, इसलिए ये जितने भी तथ्य दिए गए हैं गणपति की रचना के अनुसार दिए गए हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर है आलम कवि ने भी माधवानल कामकंदला शीर्षक से एक सूफी काव्य लिखा है। देखिए यहाँ पे वो बात आ गई अभी जो हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे। कुशल लाभ ने राजस्थानी भाषा में माधवानल कामकंदला चौपाई शीर्षक से एक सूफी काव्य लिखा है। तो किसने किसने लिखा है? अभी 3 लोगों का हमने यहाँ पे ही देख लिया, आलम का देख लिया, कुशल लाभ का देख लिया, गणपति का देख लिया। अगले कवि है उस्मान। उस्मान ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है, तो दोनों सही है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर के समकालीन व गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाते हैं। चित्रावली इनकी प्रमुख सूफी रचना है, जिसमें सुजान व चित्रावली की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो चित्रावली का नायक कौन है और नायिका कौन है? तो सुजान नायक है और चित्रावली नायिका है। अगले कवि हैं जान कवि। इनका मूल नाम नियामत खां तथा उपनाम जान कवि है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि कवियों के उपनाम भी पूछे जाते हैं या कभी कभी उपनाम आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या है, तो इसलिए दोनों याद रखेंगे। इन्हें सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय प्राप्त है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने फारसी की लैला मजनू की तर्ज पर लैले मजनू ग्रंथ लिखा। कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नावती तथा छीता इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पुहुपुवारिशा, नल दमयंती, गाथा लैला मंजनू, लैले मंजनू, रूप मंजरी, कथा मोहिनी, रतन मंजरी, कौतूहली, कामरानी, पीतम दास, बुद्धि सागर इत्यादि भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो देखिए, रूप मंजरी हम लोग नंददास की पढ़ते हैं, कई बार पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है। तो ध्यान रखेंगे, सूफी कवि की अगर बात आएगी, अगर उसमें विकल्प रहेगा जान कवि, तो रूप मंजरी जान कवि की भी रचना मानी जाती है, ध्यान रखेंगे।
रूप मंजरी में इन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। आगे देखेंगे अन्य सूफी रचनाएं तथा उनकी विशेषताएं। तो यहाँ पर आपको रचनाओं का समय भी देखने को मिलेगा, जो भी रचनाएं पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ विस्तृत उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। कवि कौन है? जैन श्रावक जटमल ने इसकी रचना लाहौर में 1956 ईस्वी में की। विशेषता की बात करें तो नायक नायिका का गुप्त विवाह तथा अंत में वैराग्य। दूसरा जो है, इसमें रचना का आरंभ जयनायह नमा से हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये एक ही रचना है, दो रचनाएं नहीं है। ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रेम विलास अलग है और प्रेमलता की कथा अलग है। ये पूरी की पूरी रचना ही एक है। और इसकी रचना इसके रचनाकार कौन है? तो जैन श्रावक जटमल ने इसकी रचना लाहौर में 1956 ईस्वी में की है। और इसकी विशेषता भी हम लोगों ने देख ली। अगली रचना है रस रतन। रस रतन रचना किसकी है? पुहकर कवि की है। ये अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। इसका भी ध्यान रखेंगे। विशेषता की बात करें तो रस रतन की विशेषता है, इसमें राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का वर्णन है। दूसरी जो विशेषता है, इसकी भाषा अवधी है। रस रतन के रचनाकार कौन है? पुहकर कवि हैं। और ये किसके प्रपौत्र थे? तो अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। रस रतन की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा अवधी है। अगली रचना देखिएगा, छिताई वार्ता। छिताई वार्ता, इसमें अलाउद्दीन खिलजी व राघव चेतन पात्र भी हैं। यह पद्मावत से प्रभावित है। प्रश्न बनेगा कि छिताई वार्ता किस रचना से प्रभावित मानी जाती है? तो पद्मावत से प्रभावित मानी जाती है। बात करें इसके रचनाकार की तो नारायण दास ने इसकी रचना 1590 के लगभग की थी। तो छिताई वार्ता, तो इसको क्या करेंगे? छिताई, तो ऐसे लग रहा है ना कि कोई ताई हैं और कितने साल की हैं? 90 साल की हैं। 90 साल की ताई किसकी कथा सुनाती हैं? नारायण की कथा सुनाती हैं। इस ट्रिक से याद कर लेंगे तो तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ताई से हो गया छिताई वार्ता। 90 वर्ष की ताई हैं तो 1590 ईस्वी, और नारायण की कथा सुनाती हैं तो नारायण दास। अब बात करते हैं छिताई वार्ता की विशेषता की। देवगिरी के राजा रामदेव यादव की पुत्री छिताई तथा ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। अगली रचना है नल दमयंती। नल दमयंती नरपति व्यास की रचना है। इसमें नल दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है। नल चरित्र, नल चरित्र किसका है? मुकुंद सिंह का है। नल दमयंती कथा पर आधारित रचना मानी जाती है। नल दमयंती चरित्र किसकी है? सेवाराम की है। इसमें और इसका भी आधार कौन है? नल दमयंती कथा पर आधारित है। फिर है प्रेम दर्पण। प्रेम दर्पण किसकी है? नसीर की है। और इसकी विशेषता क्या है? प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे तीन रचनाएं आपको मिल रही हैं नल दमयंती नाम से। पहली है नल दमयंती, नरपति व्यास की है। फिर है नल चरित्र, मुकुंद सिंह की है। अगली रचना है नल दमयंती चरित्र, ये रचना है सेवाराम की। तो तीनों रचनाओं को याद रखेंगे क्योंकि मिलती जुलती रचनाएं हैं, और मिलती जुलती रचनाओं को इसलिए याद रखना है क्योंकि थोड़ी सी गलती हमारा एक प्रश्न गलत करवा सकता है। कोशिश है कि आज सूफी काव्य समाप्त कर दें। चलिए देखते हैं, हो जाता है तो ठीक है। आगे देखेंगे सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो सबसे पहले जायसी जी की पंक्तियां हैं। औ मन जानी कबित अस कीन्हा, जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम। अगली पंक्ति है नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी जी की हैं। जायसी की अगली पंक्ति है जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू, ओ नई घटा परी जग छाहा,
शशि के शरण लीन जनु राहा। अगली पंक्ति है, गगन हुता नहीं मही हुती, हुते चंद चहि सूर। फिर है, होते ही दरस परम भालोना, धरती सरग भयउ सब सोना। तो ये पंक्तियाँ जयश्री जी की थी, इसको जरूर याद रखेंगे, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। उस्मान की पंक्ति है, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। मंझन की पंक्ति है, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परैत पारा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, कोटि माही एक परैत पारा। जब कोई देखिए कहीं पे जाता है घूमने वगैरह, नदी उदी में देखिए नाव पे बैठता है लोग कोई, तो सोचते हैं ना कि मतलब ईश्वर जो है उस पार कर दीजिए, बीच मझधार में नहीं छोड़िएगा। तो ये पंक्ति मंझन की है, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। अगले कवि हैं कासिम शाह। कासिम शाह की पंक्ति है, कथा जो एक गुपुत मह रहा, सो परगट उधारी में कहा। तो जब कोई गुप्त, यहाँ पे देखिए एक गुप्त लिखा है ना, गुप्त, जब कोई गुप्त बात होती है तो लोग क्या कहते हैं, कसम है आपको किसी को नहीं बताइएगा। होता है ना, अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं और सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। तो लोग क्या कहते हैं, कोई गुप्त बात किसी को बताते हैं तो बोलते हैं कि कसम है आपको, और अगर आपने किसी को बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगली पंक्ति है जान कवि की, उकटी भली भाषा में आवे, तो यह सोना सुगंध कहावे। तो ये पंक्ति है जान कवि की। फिर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की पंक्ति है, हिंदू मग पर पावन राख्यों, का जो बहुत हिंदी भाख्यों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षा में एक पहले पूछी जा चुकी है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण सूफी काव्य व उनके नायक एवं नायिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही जगह देखिए सब याद हो जाएगा। चंदायन। चंदायन के नायक कौन है, लोरिक या लोर तथा नायिका चंदा है। ज्ञानदीप की बात करें, ज्ञानदीप के नायक हैं ज्ञानदीप व नायिका है देवजानी या देवयानी। इनका नाम देवजानी भी मिलता है देखने को और देवयानी भी मिलता है। चित्रावली की बात करें तो चित्रावली का नायक सुजान व नायिका चित्रावली है। रसरतन नायक सोम है व नायिका रंभा है। सत्यवती कथा नायक ऋतुपर्ण व नायिका सत्यवती है। मृगावती का नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। पद्मावत। पद्मावत का नायक रत्नसेन है व नायिका पद्मावती एवं नागमती हैं। मधुमालती नायक मनोहर है, नायिका मधुमालती है। और इसी में एक और कहानी चल रही होती है, एक प्रेम कथा और चल रही होती है, और वो प्रेम गाथा किसकी रहती है, तारा चंद व प्रेमा की। फिर है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला नायक माधव है व नायिका काम कंदला है। इंद्रावती। इंद्रावती का नायक राजकुमार व नायिका इंद्रावती है। हंस जवाहिर। हंस जवाहिर का नायक राजा हंस है व नायिका रानी जवाहिर है। लखमेन सेन पद्मावती कथा या लखम सेन पद्मावती। इसके नायक हैं राजा लक्ष्मण सेन व नायिका है पद्मावती। हंसावली की बात करें तो हंसावली का नायक है पाटल की राजकुमारी हंसावली। हंसावली की जो नायिका है वो कौन है, पाटल की राजकुमारी हंसावली। इसमें नायक नहीं दिया गया है। फिर है कामलता। कामलता के नायक हैं राजा रसाल व नायिका है कामलता। छिताई वार्ता। छिताई वार्ता के नायक हैं राजा रामदेव यादव की पुत्री छिताई व ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार। तो इसमें उल्टा दे दिया है, पहले नायिका दी गई है। छिताई वार्ता की जो नायिका है वो कौन है, राजा रामदेव यादव की पुत्री छिताई है, और नायक कौन है, ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार हैं। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण सूफी काव्य थे
उनके नायक और नायिका के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। प्रमुख सूफी रचनाएं तथा उनके कालक्रम एवं विवाद, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आज सूफी काव्य जो है इसमें समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हमारा रहेगा निर्गुण ज्ञान मार्गे काव्य धारा या फिर संत कवि। तो चलिए पहली रचना इसमें देखते हैं, हंसावली। हंसावली रचना किसकी है? असाइद की है। एक तो कुत्तों का भी समय वही रहता है, एक भौंकना शुरू करता है तो 10 और भौंकते हैं। हंसावली असाइद की रचना है। समय की बात करें तो 1370 ईस्वी। माना किसने है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। प्रयुक्त छंद की बात करें तो इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी है। तो इसको कैसे याद किया था हम लोगों ने ट्रिक से? देखिए, जब कोई हंसता है तो क्या कहते हैं कि भैया अगर 1 से 3 बार तो मैं माफ़ कर दूंगा, उसके बाद अगर आपको 70 बार हंसना हो तो क्या करो, आप साइड में चले जाओ। तो हंसना है से हंसावली हो गए और साइड में चले जाओ, असाइद की रचना है। और 1 से 3 बार हंसने की छूट है, 70 बार नहीं। तो 1370 ईस्वी इसका कालक्रम हो गया। और किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। अगली रचना है चंदायन या चांदायन। ये रचना है मुल्ला दाऊद की और कब की है? 1379 ईस्वी की है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। भाषा अवधी है। अगली रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि या दामो की है। समय की बात करें तो 1459 ईस्वी। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। बात करें प्रयुक्त छंद की तो दोहा चौपाई सोरठा 3 छंदों का इसमें प्रयोग मिलता है और भाषा इसकी राजस्थानी है। अगली रचना है सत्यवती कथा, ईश्वर दास। 1501 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। 1500 ईस्वी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो इस दोनों ही याद रखेंगे। अगर पूछ लेगा कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सत्यवती कथा का समय क्या है तो 1501 ईस्वी हो जाएगा। यही प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछ लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा का समय क्या है तो 1500 ईस्वी हो जाएगा। कहने के लिए तो एक ही साल का अंतर है दोनों में, लेकिन गलत होने में समय नहीं लगेगा। तो हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी अच्छी करनी है। प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। भाषा अवधी है। तो ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर सत्य है। तो ये रचना हो गई ईश्वर दास की और रचना है सत्यवती कथा। अगली रचना है मृगावती। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। 1501 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय माना गया है। 1503 ईस्वी गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार माना गया है। तो ईश्वर जो है इसमें क्या है? मृग कहाँ रहता है? वन में रहता है। तो मृगावती कुतुबन की है। और इसको याद कर लेंगे, राम कितने मृग के पीछे भागे थे? एक ही मृग के पीछे भागे थे ना। तो इसको इस प्रकार याद कर लेंगे, राम एक मृग के पीछे भागे थे वन में। तो मृगावती कुतुबन की हो गई 1501 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और 3 किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। बात करें प्रयुक्त छंद की तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। अवधी भाषा है। अगली रचना है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला गणपति जी की है और गणपति ने जो रचना की है माधवानल काम कंदला की, इसका समय है 1527 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसमें सिर्फ दोहा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा है। पद्मावत किसका है? जायसी की रचना है। 1540 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। भाषा अवधी है। अगली रचना है मधुमालती। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। 1545 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र तथा बच्चन सिंह के अनुसार है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा है।
अगली रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की है और कब की है? 1556 ईस्वी। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार है। प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई सोरठा है। भाषा राजस्थानी है। अगली रचना है माधवानल कामकंदला आलम की है। समय है 1584 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई सोरठा है। तो देखिए 3 कामकंदला हमने पढ़ी, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक साथ याद हो जाएगा। देखिए जो गणपति की माधवानल कामकंदला है उसका समय है 1527 ईस्वी। उसके बाद है माधवानल कामकंदला जो कुशल लाभ की है वो है 1556 ईस्वी। फिर है आलम वाली जो माधवानल कामकंदला है उसका समय है 1584 ईस्वी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। अगली रचना है प्रेम विलास। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। ये रचना है जटमल की और समय इसका क्या है? 1556 ईस्वी है। किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। भाषा राजस्थानी है। छिताई वार्ता नारायण दास की है। 1590 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी व ब्रज भाषा है। चित्रावली। चित्रावली उस्मानी की रचना है। 1613 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास तथा बच्चन सिंह के अनुसार माना जाता है ये समय, और छंद है दोहा चौपाई। भाषा अवधी है। अगली रचना है रस रतन। रस रतन पुहकर कवि की है। 1618 ईस्वी इसका रचना काल है। किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें मिलता है और अवधी भाषा है। फिर है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप रचना किसकी है? शेख नवी की है। ज्ञानदीप शेख नवी की है। इसका समय क्या है? 1619 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास तथा बच्चन सिंह के अनुसार दोहा चौपाई छंद का प्रयोग मिलता है। अवधी भाषा है। तो 1616 से लेकर के 19 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? नए नए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो 16 से 19 बच्चे से हो गया 1619 बच्चन सिंह के अनुसार, और नए नए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो नए नए से हो गया शेख नबी। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञानदीप। एक ही ट्रिक से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगली रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। 1731 ईस्वी। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। अवधी भाषा। आगे है नल चरित्र। नल चरित्र मुकुंद सिंह की है। 1641 ईस्वी की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार। प्रयुक्त छंद की बात करें तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा है। इंद्रावती। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। 1744 ईस्वी। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। अवधी भाषा है। अगली रचना है अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की रचना यह भी है। 1764 ईस्वी। बरवे चौपाई छंद का प्रयोग मिलता है। अवधी भाषा है। तो इनकी दोनों रचनाओं को एक साथ याद कर लेंगे कि अपने मित्र से कह रहे हैं कि कोई है, मान लीजिए अपने मित्र से अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है कि भैया मेरी जो इंद्रावती है ना, मेरी जो इंद्रावती है वो कैसी है? नूर के समान है। तो नूर के समान है तो बोल रहे हैं भैया तो बता क्यों रहे हो, क्या करो उसको? चबा जाओ। चबा जाओ से हो गया 1744। तो सामने वाला क्या बोलता है कि ऐसे कैसे चबा जाऊं, मुझे भले ही वो 64 साल की हो गई, मुझे अनुराग उससे आज भी है। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है और समय भी कनेक्ट हो गया 1744 और 1764। शेख निसार कृति यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी की रचना है को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इसमें शाह वक्त के रूप में अवध के नवाब आसुफुद्दौल की प्रशंसा की गई है।
तो यहाँ पर हमारा सूफी काव्य समाप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं थे, जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे, जो भी सूफी काव्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसको आज हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे वो समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा या फिर संत कवि के बारे में। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। जितने भी साथी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक ऐसी ही वीडियोस पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्कार।